नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां बरी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा की पहली प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई। कांग्रेस पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बड़ा हमला देखने को मिला। मालेगांव ब्लास्ट केस को लेकर उन्होंने निशाना साधा। कांग्रेस समेत सभी विधर्मियों का मुंह काला और सभी सनातनी और देशभक्तों का बोलबाला हुआ। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के द्वारा ये पहला बयान सामने आया। मालेगांव ब्लास्ट केस में जिस तरीके से एनआईए स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया और साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया, तो ऐसे में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के द्वारा ये पहली प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है। उनका पहला ये स्टेटमेंट सामने आया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने बड़ा हमला बोला है। मालेगांव ब्लास्ट केस को लेकर निशाना साधती नजर आई। कांग्रेस समेत सभी विधर्मियों का मुंह काला, सभी सनातनियों और देशभक्तों का बोलबाला हुआ। बरी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का ये बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से उनके द्वारा ट्वीट किया गया। कांग्रेस समेत सभी विधर्मियों का मुंह काला, सभी सनातनियों और देशभक्तों का बोलबाला हुआ। बरी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा की पहली प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है। ये कांग्रेस पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो है वो बरसती हुई नजर आई है। उन्होंने ट्वीट करके हमला बोला कांग्रेस पर। जिस तरीके से आप कांग्रेस के द्वारा लगातार इस पूरे मामले को तूल दी गई और इस मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा राजनीति जो है वो भी देखने को मिली। और अब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का ये बयान। इस बीच संजय शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। संजय, जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर बात की जाए, रिहाई जो है मिली, एनआईए कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि सबूत जो है इतने पर्याप्त नहीं है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और अन्य दोषियों को जो है आरोप सिद्ध कर सके। और अब बरी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का ये पहला बयान सामने आया और सीधे तौर पर वो कांग्रेस पर हमलावर नजर आई। देखिए, साध्वी प्रज्ञा की ये खुशी बनती है और उनका जो इस तरह का जो आरोप लगाना है कांग्रेस पार्टी पर, वो भी बनता है। क्योंकि पिछले 17 सालों में 2008 के बाद 2025 से 25 में उनको जाकर के इंसाफ मिला, लेकिन पिछले 17 सालों में जिस तरह से वो मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का शिकार हुई है, उनको अरेस्ट किया गया था, टॉर्चर किया गया था उनको, तो कई तरह के बयान उनसे लिखवाए गए, कई तरह के बयान उनसे दिलवाए गए थे, जो हालांकि कोर्ट पे फिर जाकर के झूठे साबित हुए। ये माना गया कि जो भी साध्वी प्रज्ञा पर दबाव डाल करके जो आरोप लगाए गए वो सारे के सारे गलत थे, निराधार थे। और बाद में फिर मालेगांव केस पे जो फिर फैसला आया तो उसमें सभी दोषियों को बरी कर दिया गया। तो साध्वी प्रज्ञा की ये खुशी बनती है और उनका आरोप लगाना भी कम से कम कांग्रेस पार्टी जी लगातार जो आरोप लगाए थे, जिस तरह से केस पूरी तरह से गढ़ा गया था मालेगांव ब्लास्ट का केस, उसमें साध्वी प्रज्ञा हो, चाहे कर्नल पुरोहित हो, चाहे उनके साथ में 6 आरोपी और भी थे, सभी पर जिस तरीके से चार्जेस फ्रेम किए गए थे, ये काफी दुष्कर आरोप थे। और पूरी की पूरी जब सरकार खिलाफ हो जाती है तो फिर उनका सामना किस तरीके से कर पाए, यही लोग जान सकते हैं। इनकी आप बीती कोई दूसरा नहीं जान सकता। जी, दूसरी ओर संजय जी, अगर बात की जाए पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके से 17 साल के बाद फैसला आया, आपने भी जिक्र किया, इस मामले को लेकर अभी भी राजनीति होती नजर आ रही है। जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से बयान जो है निकलकर सामने आए, तो दूसरी ओर बीजेपी भी लगातार हमलावर हो रही है। जिस तरीके से भगवा आतंकवाद जो है कहा गया कांग्रेस के द्वारा, उसको लेकर बीजेपी जो है वो भी हमलावर है। बीजेपी के द्वारा भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमले बोले जा रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ा षड्यंत्र था हिंदुओं को बदनाम करने के लिए। हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद जैसे शब्द गढ़े गए। ये शब्द कहां से आए, कौन लेकर के आया, ये बिल्कुल सर्च करने की बात होगी, क्योंकि ये शब्द इसके पहले इस देश ने कभी न तो कभी सुने थे, ना देखे थे, न कभी महसूस किए थे। लेकिन ये पहली बार यूपीए की सरकार में इस तरह के शब्द सामने आए, जब देश के तत्कालीन गृहमंत्री इस तरह के शब्द बोलते थे। साथ ही साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने इन शब्दों का प्रयोग किया। तो बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती रही कांग्रेस पार्टी पर कि हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश रच रही। लेकिन अब जब फैसला आ गया मालेगांव ब्लास्ट का, उसके बाद में कई चीजें बेनकाब हुई। तो ये जो कई सारी साजिशें थी इस तरीके के हिंदुओं को बदनाम करने की, हिंदुओं को, भगवा को बदनाम करने की, वो सारी की सारी साजिशें कहीं ना कहीं बेनकाब हुई है। जी बिल्कुल संजय जी, जाहिर तौर पर जो तमाम साजिशें रची जा रही थी, वो सभी की सभी साजिशें अब बेनकाब हुई हैं। और इसी चीज़ को लेकर अब कह सकते हैं कि वार पलटवार का दौर भी जारी है। और इस बीच संजय जी, मुझे बयान याद आ रहा है
पृथ्वीराज चौहान ने जिस तरीके से अभी बयान दिया था उन्होंने पिछले दिन, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि आप भगवा आतंकवाद नहीं, सीधे तौर पर हिंदू आतंकी कहिए। उसको लेकर भी बड़ा बवाल देखने को मिला। देखिए, पृथ्वीराज चौहान चाहते हैं कि कम से कम आरएसएस और बीजेपी उनको टारगेट बनाए ताकि उनकी हाइट बने, उनका कद बढ़े। तो वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इस समय पृथ्वीराज चौहान पॉलिटिकल हाशिए पर महसूस कर रहे हैं अपने आप को। तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस के निशाने पर आना चाहते हैं ताकि उनको फिर से वह एक तरह से आप कह सकते हैं पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस उनको मिलना शुरू हो जाए। लिहाजा उन्होंने सनातनी आतंकवाद एक नया शब्द गढ़ा है, लेकिन ये शब्द उतना चल नहीं पाएगा इस बार, क्योंकि इस बार सभी लोग सजग हैं और पूरी तरह से अलर्ट हैं किस तरीके से भगवा और हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश पहले रची गई थी। इस बार कांग्रेस का कोई भी नेता इस तरह की साजिश करने में सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस बार सरकार भी अलग है, राजनीति भी अलग तरीके की चल रही है और लोगों ने देखा है कि इस तरह के जब शब्द गढ़े भी गए थे तब भी कोई इसका खास असर नहीं हो पाया था। ना तो कोई हिंदू आतंकवादी निकला, ना ही कोई भगवा आतंकवादी निकला। तो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना, पूरे के पूरे सनातनियों को आतंकवादी कहला देना, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि फिर से कोई नई साजिश रची जा रही है, लेकिन उसको फिलहाल कहीं कोई स्कोप मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल संजय जी, जाहिर तौर पर लगातार इस पूरे मामले को लेकर राजनीति जो है जाहिर तौर पर गर्माती नजर आ रही है। इस बीच में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे साथ बने रहें और अपने दर्शकों को हम सुनवा देते हैं पृथ्वीराज चौहान का ये बयान किस तरीके से निकलकर सामने आया था, जिसको लेकर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। धर्म का नाम लें तो हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवा न कहिए। अगर आपको किसी धर्म का नाम लें तो हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवा न कहिए। अगर आपको किसी धर्म का नाम लें तो हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवा न कहिए। अगर आपको किसी धर्म का नाम लें तो हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवा न कहिए। संजय जी, जिस तरीके से ये पूरा बयान सुना जाए, साफ तौर पर पृथ्वीराज चौहान ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर आपको किसी धर्म का नाम लेना है तो आप हिंदू आतंकी कहिए, यानी कि सीधे तौर पर हिंदू धर्म को टारगेट करना। जिस तरीके से अभी आपने भी बातचीत में जिक्र किया कि सस्ती लोकप्रियता का साधन इसे कहा जाए। बिल्कुल, ये बहुत आसान हो गया कि हिंदुओं को गाली दो, हिंदुओं को आतंकवादी बोलो, भगवा को आतंकवादी बोलो, ताकि आपको लोकप्रियता मिल जाए और आप कहीं ना कहीं कभी मीडिया के निशाने पर आ जाओ, कहीं पॉलिटिकल पार्टीज के निशाने पर आ जाओ, आरएसएस के निशाने पर आ जाओ। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की जो कोशिश में थे पृथ्वीराज चौहान, फिलहाल वो तो दिखाई नहीं दे रही। लेकिन इतना जरूर है कि देश जान गया है कि क्यों इस तरीके की साजिशें ये लोग रच रहे हैं, क्यों कांग्रेस के नेता ये लगातार इस तरीके की बातें करते हैं। हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद और सनातनी आतंकवाद, हिंदू फंडामेंटलिस्ट, क्यों इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्या आप एक या दो व्यक्ति के अगर किसी चीज में इन्वॉल्व होने के कारण पूरे के पूरे संप्रदाय को दोषी ठहरा देंगे? अगर हम पहलगांव में हमले में अगर कुछ लोगों ने अगर धर्म पूछ करके हिंदुओं की हत्या करी, लगभग 26 से ज्यादा लोगों को मार गिराया, तो क्या हम पूरे के पूरे धर्म को जिम्मेदार मान लें? ये एक आप कह सकते हैं कि देश में इस तरह से आप कह सकते हैं फसाद फैलाने, नफरत फैलाने की कुछ लोग साजिश कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता बहुत चतुर है, विद्वान है और उसने कभी भी इस तरह की साजिशों को सफल नहीं होने दिया। हमने देखा पहलगाम हमले के बाद भी देश भर में एक भी जगह पर दंगा नहीं भड़का। ये मैच्योरिटी दिखाती भारतीय लोकतंत्र की, ये आप कह सकते हैं प्रशंसा करनी होगी और ये मैच्योरिटी भी दिखाती भारतीय। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, आपने फिलहाल बहुत शुक्रिया संजय जी आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। 17 साल के इंतजार के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की विशेष अदालत ने गुरुवार को 2008 के मालेगांव बम विस्फोट के मामले में अपना फैसला सुनाया, जिसमें कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी किया। दरअसल 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में रमजान के पवित्र महीने में और नवरात्रि से ठीक पहले एक विस्फोट हुआ। इस धमाके में 6 लोगों की जान चली गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। 1 दशक तक चले मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 323 गवाहों से पूछताछ की, जिनमें से 34 अपने बयान से पलट गए। शुरुआत में इस मामले की जांच महाराष्ट्र एटीएस ने की थी। हालांकि 2011 में एनआईए को जांच सौंपी गई और 2016 में एनआईए ने अपर्याप्त सबूतों का हवाला देते हुए प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कई अन्य आरोपियों को बरी करते हुए एक आरोप पत्र दाखिल किया था, जिस पर एनआईए ने लगभग 17 साल के बाद अपना फैसला सुनाया और सभी आरोपियों को बरी किया।
इस फैसले के साथ ही ब्लास्ट से जुड़े लोगों के घाव फिर से हरे हो गए हैं और उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई है, हमारे सहयोगी के साथ साझा की। आप देखिए। मालेगांव की भिक्खू चौक के पास एक दुकान है और दुकान में 2 घड़ियां हैं। दोनों घड़ियों को देखें तो एक घड़ी बंद है और दूसरी घड़ी में जो समय है वो बताया गया है, लेकिन उसके ऊपर जो घड़ी है उसमें कुछ टूटे हुए निशानात हैं और 2 सुइयां हैं वो भी टूटी हुई हैं। ये घड़ी उस वक्त की गवाह है जब 29 सितंबर 2008 में मालेगांव के इस भिक्खू चौक पर बम ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद से इस दुकान के जो मालिक हैं उन्होंने इस घड़ी को ऐसे ही रखा है ताकि उस ब्लास्ट की जो यादें हैं वो कभी ना भुलाई जा सके कि जब इस घड़ी पर लोगों की नजरें पड़ती हैं तो 29 सितंबर के वो हालात जो है लोगों के आंखों के सामने हो जाते हैं। जिस ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हुई थी और 101 लोग जो है जख्मी हुए थे। ब्लास्ट करने वालों ने जानबूझ के इस जगह का इसलिए चयन किया था कि रमजान का दिन है और यहाँ पास की ही मस्जिद में लोग नमाज पढ़ के यहाँ आते हैं, तो यहाँ लोगों की भीड़ ज्यादा रहती है। आज भी भिक्खू चौक में लोगों की भीड़ तो है और जब इस ब्लास्ट का जो फैसला आया तो इसमें सारे आरोपी बरी कर दिए गए, तो इसको लेकर भी जो है लोगों में नाराजगी है कि आखिर जब लोग बरी कर दिए गए हैं तो असल गुनहगार कौन है जिन्होंने ये ब्लास्ट किया है। यहाँ पे आप देखकर अंदाजा लगाइए कि वो ब्लास्ट कितना पावरफुल रहा होगा कि जिसके निशानात अभी भी जो है इसकी दीवारों पे जो है मौजूद हैं। जो यहाँ नीचे की दुकानें हैं, दुकानों के शटल पर भी जो है इस तरह के निशान जो है अभी भी मौजूद हैं। और ये एक तरफ यानी ये भिक्खू चौक और जो नाम लिखा हुआ है, दूसरी तरफ यहाँ पे ये जो निशानात है वो मौजूद हैं। जहाँ ब्लास्ट हुआ था उस जगह को मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो जगह है यहाँ पे ही ब्लास्ट करने वालों ने बाइक खड़ी की थी, जिसके बाद जो है ये इतना पावरफुल धमाका था कि यहाँ पे मौजूद 6 लोग जो है मौत के मुंह में चले गए, जबकि और जो 101 लोग थे वो जख्मी हो गए। बाद में इस मामले को एटीएस चीफ हेमंत करकरे ने जब उजागर किया तो इस चौक का नाम जो है आप इस तरफ देखेंगे तो हेमंत करकरे के नाम से जो है इस चौक को लिखा गया है। और हर साल जो है जब इस धमाके की बरसी होती है तो लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं और हेमंत करकरे के जो एटीएस में काम रहे उसके बारे में जो है लोग बात करते हैं क्योंकि उन्होंने ही इस धमाके की गुत्थी सुलझाई थी। हमारे साथ यहाँ के लोग मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जो एनआईए की विशेष अदालत का जो फैसला रहा है उसमें सबूतों के अभाव की वजह से सारे आरोपियों को बरी कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे यहाँ इसी भिक्खू चौक में जो है 29 सितंबर 2008 को बम ब्लास्ट हुआ। इस बम ब्लास्ट में जो है हमारे यहाँ पे 7 लोग शहीद हुए और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। जब कल अदालत में ये फैसला सुनाया गया तो अदालत में मैं भी मालेगांव की जानिब से नुमाइंदगी के लिए वहाँ हाजिर हुआ था। जब मैं अदालत का फैसला सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ कि यहाँ पर 7 लोग शहीद हुए और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। ये जो जख्मी हुए थे इनके जो छर्रे ऐसे जिसमें में आज भी मौजूद हैं। कुछ छर्रे ऐसी जगह है कि जिनके गर्दनों के पास छर्रे हैं और डॉक्टर लोग ऐसा कहते हैं अगर वो छर्रे निकाले जाए तो इनकी नस कट जाएगी, इसलिए आज भी वो छर्रे और यहाँ पर जो बम ब्लास्ट हुआ था उसकी निशानियां आज भी मौजूद है। लेकिन अदालत ने जो बेनिफिट ऑफ डाउट की बुनियाद पर जो जजमेंट दिया है इससे जो है तो मालेगांव की आवाम बहुत दुखी है और मालेगांव की आवाम जो इंसाफ चाहती है और वो मुतमईन नहीं है इस फैसले से। इंसाफ चाहती है, मुतमईन नहीं है। सर, कोर्ट ने ये भी कहा है, 1 चीजें बहुत अहम कही है। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, कोई मजहब जो है आतंकवादियों की पैरवी नहीं करता। सरकार ने जो है जो कोर्ट है सरकार को उन्होंने ये फरमान जारी किया है कि 2 लाख जो है मरने वालों की फैमिली को और जो जख्मी हुए हैं उनको 50,000। क्या इस मुआवजे से आप लोग संतुष्ट हैं? इस मुआवजे से तो संतुष्ट नहीं है, जान का कोई बदला तो है ही नहीं। जान के लिए आज वो खानदान आज तक परेशान है। जमीयतुल उलमा है, डॉक्टर इखलाक, मौलाना कय्यूम, जो लोग आज 17 साल से उनकी कफालत कर रहे हैं, उनके चेक वगैरह पास करने के लिए भी बहुत तकलीफ होती है। जो गवर्नमेंट से उनको पैसा आता है उसको निकालने के लिए भी बहुत तकलीफ उठाते हैं। उसकी पूरी कफालत, पूरी इमदाद, पूरी मदद जमीयतुल उलमा के लोग कर रहे हैं और आज तक कर रहे थे।
आज लाखों रुपया खर्च होने के बाद भी इंसाफ हमको नहीं मिला। इसके लिए मालेगांव में बहुत नाराजगी है और 17 साल जाने के बाद कोई फैसला अगर आता है तो आवाम तो 17 साल इतना वक्त हो गया कि आराम के खुद आगे न इंतजार करते करते थक गए थे। डॉक्टर साहब, अब क्या उम्मीदें रखते हैं कि निचली अदालत से तो बरी कर दिया गया है, अब आप लोग क्या उम्मीदें रखते हैं सरकार से या कोर्ट से? सरकार जिस तरह से 26/11 का जो फैसला हुआ उस फैसले के फौरन बाद दूसरे ही दिन सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है कि ये फैसला जो है सही नहीं हुआ है। हम 7/11 बम ब्लास्ट 7/11 बम ब्लास्ट में जो 19 लोगों को जो है ट्रायल पे चल रहे थे उनको जो है कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। तो उसके लिए जो है मौजूदा सरकार फडणवीस सरकार जो है फौरन जो है सुप्रीम कोर्ट जाती है। तो हम फडणवीस सरकार से ये गुजारिश करेंगे, बल्कि रिक्वेस्ट करेंगे कि वो मालेगांव बम ब्लास्ट का जो फैसला हुआ है साध्वी प्रज्ञा सिंह को कोर्ट ने बेनिफिट ऑफ डाउट की बुनियाद पे उसको बाइज्जत बरी नहीं किया है, बल्कि सिर्फ बरी किया है और 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। तो इसके ऊपर जो है फडणवीस सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। उनके बगल में हाईकोर्ट है, वो विदिन हाफ आवर हाईकोर्ट में जा सकते हैं। तो हम इसी उम्मीद रखेंगे कि उन्हें जाना चाहिए। इसी जगह का चयन क्यों किया गया था? जब साध्वी प्रज्ञा सिंह, कर्नल पुरोहित और दयानंद पांडे इनकी जो है सन अप्रैल 2008 में एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में इन्होंने फैसला किया था कि मालेगांव में मुस्लिम बहुत लोग रहते हैं, इसलिए हमें वहां बम फोड़ना चाहिए। इसीलिए इस जगह का इंतखाब किया गया, चयन किया गया। आप क्या संतुष्ट हैं कि कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसे आप किस नजरिए से देखते हैं? वो तो बहुत गलत हुआ है यार, वो तो हम लोग को तो पसंद ही नहीं है। ये बहुत गलत हुआ मालेगांव के हिसाब से। कई लोग बेचारे शहीद हुए यहाँ पे मालेगांव में और ये बहुत गलत है, गलत काम है ये भी, जबकि बहुत गलत काम हुआ है। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि बहुत गलत हुआ है ये मालेगांव के। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बात करने के लिए। तो मैं जिस जगह खड़ा हूँ यहीं पे वो बाइक में ब्लास्ट हुआ था और जिन लोगों ने ब्लास्ट किया है उन लोगों ने इस जगह का चयन इसलिए किया था कि रमजान का वक्त था और शाम की नमाज के बाद जो है लोग यहाँ ज्यादा तादाद में नजर आते हैं। मकसद यही था कि इस ब्लास्ट की वजह से जो है जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लोगों को नुकसान पहुंचाना। वो अलग बात रही है कि उन आरोपियों को जो है सबूतों की ना होने की वजह से, पुख्ता सबूत ना होने की वजह से उन्हें बरी कर दिया गया है। लेकिन मालेगांव की जो आवाम है, मालेगांव की जो जनता है, वो इस फैसले से पूरी तरह से नाखुश है। वो चाहती है कि सरकार ने जितनी जल्दी 7/11 बम ब्लास्ट के आरोपियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, बिल्कुल वही फुर्ती दिखाए इस फैसले के बाद, ताकि जो है जो लोग हैं जो इस धमाकों से दो चार हुए हैं, जो उसका दर्द झेल रहे हैं, उन्हें इंसाफ मिले। कैमरामैन विष्णु निर्मले के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज, मालेगांव। सैयद अजहर, जिसकी उम्र महज 19 साल की थी जब मालेगांव ब्लास्ट में उनकी जान चली गई। रमजान का दिन था जब वो नमाज पढ़कर बाहर निकले और ब्लास्ट में उनकी जान चली गई। इंडिया न्यूज ने उनके परिवार से बातचीत की। परिवार का क्या कहना, आप देखिए। सैयद अजहर की उम्र महज 19 साल थी और सैयद अजहर मालेगांव के इस्लामपुरा इलाके के रहने वाले थे और 29 सितंबर 2008 को तरावी की नमाज के बाद जो है रमजान के महीने में ये धमाका हुआ जिसमें उनकी जान चली गई। हमारे साथ उनके अभिभावक मौजूद हैं, उनके माता पिता, हम इनसे बातचीत करेंगे। आपको पता है कि इस मामले में जो है कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। जी, क्या कहना चाहिए? तब वो दुनिया की अदालत से तो छूट चुकी है, लेकिन ऊपर की अदालत तो अभी बाकी है। उसके यहाँ तो देर अंधेर नहीं है, फैसला तो जरूर आएगा ऊपर से। उस दिन क्या हुआ था जब आपको कब पता चला था कि अजहर की मौत हो गई? ये कब पता चला था आपको? कैसे? 11 बजे हमको मालूम पड़ा। कैसे मालूम पड़ा? ये लोग आ रहे जा रहे, हमारे घर की तरफ इशारे कर रहे। अब वो तो हमारे घर में तो टीवी नहीं थी, उस वक्त मोबाइल भी नहीं थे। जी। और जिनके घरों में टीवी थे वो देख चुके थे कि इसके टीवी के ऊपर नाम आ रहा था सैयद अजहर, सैयद निसार, जिनकी डेथ हुई। अब हमको मालूम नहीं, पता नहीं। अब लोग आ रहे जा रहे, घर की तरफ इशारे कर रहे कि यही घर है, मतलब ऐसा कहने का। लेकिन सबके बच्चे घर वापस आ गए, लेकिन मेरा बच्चा वापस नहीं आया। तो मुझे जरा सा घबराहट होने लगी, तो मैं कुरान लेकर पढ़ने बैठ गई। तो मेरे देवर घर आए और वो झाँकने लगे, तो मैंने क्या बोल रहे थे? तो बोले नहीं कुछ नहीं, ऐसे बोल के वो बाहर निकल गए। फिर थोड़ी देर के बाद उसकी बड़ी अम्मी रोते हुए आए। जब फिर मुझे पता लगा कि शायद बच्चा मेरा नहीं है, जब मुझे मालूम।
कोर्ट में जो है जो दलीलें पेश की गई उस दौरान जो है जज ने कहा कि इस मामले में धमाका तो हुआ है, लेकिन जो एजेंसियों ने सबूत पेश किए वो नाकाफी रहा है। यानी उन्हें सजा सुनाने के लिए उनके पास पुख्ता सबूत नहीं थे कि जिसकी बुनियाद पर उन्हें सजा सुनाई जाए। तो मानते हैं कि 17 साल तक एजेंसियों ने जो हम तो नहीं मान सकते, क्यों तो इसमें कुछ भी हेरा फेरी की गई है। हाँ, ये मामले में कुछ तो भी हेरा फेरी हुई है, क्योंकि हेमंत करकरे जो जिस बुनियाद पर उनको पकड़ा था तो कुछ न कुछ तो सबूत उनको मिले होंगे ना, जिसकी बुनियाद पर वो पकड़े गए। अब उनकी डेथ होने के बाद ये सब मामला भी बिगड़ता चला गया। अगर वो होते तो उसी वक्त तो फैसला हो जाता था। आप मानती हैं कि जिस तरह से गिरफ्तारी हुई थी, हेमंत करकरे ने जो गिरफ्तारी की थी, वो होते तो शायद सजा संभव थी? तो वही मैं कहना चाहती हूँ ना कि अगर वो होते तो फैसला तो उसी वक्त हो जाता था, मुजरिमों को सजा मिल जाती थी। लेकिन ये उनके मरने की वजह से ये मामला जो है वो तूल पकड़ता गया, और 17 साल होने के बाद भी कोई मामला सीधा नहीं हुआ। ये जो फैसला आया है वो गलत है फैसला। कोर्ट ने कहा है कि जो लोग हैं जिनके घरों में मौतें हुई हैं उनके परिवार को जो है 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, जो जख्मी हुए हैं उनके परिवार को जो है 50,000 रुपए देंगे। आप मुतमईन हैं इस चीज से कि क्या? हम मुतमईन नहीं है। अब पैसा लेकर करेंगे क्या, जब हमारे बच्चे की जान, इतनी कीमती जान चली गई तो 2 लाख उसके आगे क्या कोई कीमत रखते हैं? 2 लाख कोई कीमत नहीं है इसमें, और हमको उसको पैसों की जरूरत भी नहीं हुकूमत। मृतक के वालिद हमारे साथ, उनके पिता मौजूद हैं। जो फैसला आया है, आपको पता है कि फैसला जो आया है, हाँ, उस फैसले में आपको मालूम पड़ा है कि सारे आरोपियों को बरी कर दिया गया है? आज जो हुकूमत ने फैसला सुनाई है, ये इंसाफ के तौर से गवर्नमेंट की तरफ से इस कायदे को गवर्नमेंट फोर्स देने की वजह से कोर्ट के ऊपर दबाव डाला गया, और कोर्ट के दबाव के ऊपर से, वो फोर्स के ऊपर से ये फैसला जो नाइंसाफी हुआ है। हमको इंसाफ है, ये इंसाफ के लिए आगे हम सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं और 10 का दरवाजा करके दिखाएंगे। अदालत ने ये कहा है कि सबूत जो है नाकाफी सबूत है, जिसकी बुनियाद पर इनको रिहा कर दिया गया। अदालत ने ये कहा है कि सबूत ही नहीं है। तो क्या एजेंसियों ने इतने साल जो जांच की है वो जांच सही नहीं थी? जो अदालत ने फैसला जो किया है, अदालत के ऊपर गवर्नमेंट का ऊपर से फोर्स दबाव मिला है, इसलिए वो अदालत में इस फैसला बताया है। ये फैसला जो है गलत है। हमारे इंसाफ के लिए जो आज 17 साल बीत गए हैं और सारे सबूत होने बाद है, ये रहा है कि जो रिपोर्ट है वो छुपाने के बाद में भी, उसके बाद में जो चाहिए उसके हिसाब से एक तरफा ये नाइंसाफी का है। कोर्ट ने ये कहा है कि एजेंसी ने जो जांच की है वो सबूत नाकाफी है, जिसकी वजह से इन सारे आरोपियों को छोड़ दिया जाए। जो आरोपी जो छोड़े तो गलत किए ना। जब आरोपी के सारे सबूत होते हुए कोर्ट में दाखिल होने के बाद में गवर्नमेंट का फोर्स कोर्ट में पहले से वो फोर्स को तुमने कागजात को, वो फाइल को हटा दिया गया, और उसके बाद में आपने रिजल्ट निकाला है जो ये न्याय नहीं है। ये रिजल्ट एकदम गलत है, गलत है, गलत है। इसके लिए हमको इंसाफ के लिए आगे हमको सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा के हमको इंसाफ लेना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बात करने के लिए। तो ये थे उनके पिता और उनकी माता, यानी इनके जो घर में जब वारदात हुई, जब ये ब्लास्ट हुआ है, तो इन्हें भी 2 घंटे बाद पता चला। और जो NIA की विशेष अदालत का जो फैसला आया है उससे ये परिवार खुश नहीं है, और इनका कहना है कि हमें इंसाफ नहीं मिला। जान के बदले में जान, और जिस तरह से जो उनके बेटे की जान गई है, तो उन लोगों के साथ भी जो है सजा का पैमाना वही होना चाहिए जो इनके बेटे के साथ हुआ है। अब ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि, और इनका कहना है कि हम इस मामले को लेकर ऊपरी अदालत में जाएंगे ताकि इस पूरे मामले में उन्हें इंसाफ मिले। कैमरामैन विष्णु निर्मले के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज, मालेगांव। कालका के